नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। और सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में हमारे सिलेबस में 3 व्यक्तित्व को रखा गया है, जिनमें पहले हैं राजा राम मोहन राय, दूसरे हैं दयानंद सरस्वती और तीसरे हैं स्वामी विवेकानंद। तो आज के इस वीडियो में हम पहले जो व्यक्तित्व हैं सामाजिक और धार्मिक जागरण के, राजा राम मोहन राय, उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से हमारे सिलेबस में प्रमुख 10 राष्ट्रवादी नेताओं को रखा गया था और उनको हमने 4 पार्टों में हमने कंप्लीट किया था, तो उसी तरह से हमें सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण से संबंधित 3 व्यक्तियों के बारे में भी उसी तरह से कंप्लीट उनकी जो पुस्तकें हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके द्वारा स्थापित जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उन सभी की जानकारी हमें रखनी है, ताकि परीक्षा की दृष्टि से हमारा इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही हो। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। तो जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, और सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में भी हमारे जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। तो जिस तरह से हमने देखा कि जन्म के बारे में हम इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें, तो जो तारीख है वो कब हुआ था, 22 मई 1772 में। और स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म है वो बंगाल राज्य के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत था। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि कई बार सामान्य से छोटे से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और असावधानीवश हमारे जो सरल से सरल प्रश्न हैं वो भी याद ना करने की वजह से गलत हो जाते हैं। तो पिता का नाम रमाकांत था। राजा राम मोहन राय को सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से प्रमुख प्रश्न यही बनता है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जनक कौन से व्यक्ति को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है राजा राम मोहन राय। अब इसी क्रम में इनसे संबंधित कुछ उपाधियाँ हैं, इनके नाम हैं, जैसा मैंने लिखा भी है कि राजा राम मोहन राय को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। सबसे प्रमुख पॉइंट यही है कि राजा राम मोहन राय को कितने नामों से जाना जाता है, उनको क्या क्या कहा जाता है। तो यही प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैंने संख्या डाली है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर पर भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दूसरा है एकेश्वरवाद के समर्थक और बहुदेववाद के विरोधी। तो यहाँ से सेम प्रश्न यही बनता है कि एकेश्वरवाद के समर्थक और बहुदेववाद के विरोधी निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं। तो राजा राम मोहन राय। एकेश्वरवाद का मतलब है कि इन्होंने एक ही ईश्वर को माना है, एक ही ब्रह्म को माना है। और जो बहुदेववाद है, मूर्ति पूजा है, जो अंधविश्वास आदि है, इनका इन्होंने घोर विरोध किया था। तो इनके मत में जो बहुत सारे देवताओं के मानने वाले जो लोग हैं, उनको इन्होंने यही संदेश दिया कि हम सभी को एक ईश्वर को मानना चाहिए। इसीलिए एकेश्वरवाद का इनको समर्थक कहा जाता है। नेक्स्ट है बंगाल में नवचेतना व क्रांति का अग्रदूत। तो बंगाल में नवचेतना और क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो प्रश्न का जवाब होगा राजा राम मोहन राय। भारत में नव जागरण का अग्रदूत। तो भारत में नव जागरण का अग्रदूत भी किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो भी आंसर होगा राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, प्रातःकालीन सितारा किसे कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। तो भी आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पहला महान नेता किसे कहा जाता है। तो भी इसी प्रश्न का भी जवाब होगा राजा राम मोहन राय। और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब भी होगा राजा राम मोहन राय। तो इस तरह से संख्या में हम बात करें
तो इनको लगभग लगभग 7-8 नामों से जाना जाता है। भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का मॉर्निंग स्टार, आधुनिक भारत का पहला महान नेता और आधुनिक भारत का जनक। तो ये सभी के सभी जो नाम हैं वो राजा राम मोहन राय के हैं। तो प्रश्नों में भी ये शब्द आए तो आपको सीधा सा समझ जाना है कि ये जो प्रश्न है वो राजा राम मोहन राय से संबंध रखता है। नेक्स्ट बिंदु है पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं कौन कौन से इन्होंने अपने जीवन में लिखे हैं। तो पुस्तक की हम बात करें तो एक पुस्तक है एकेश्वरवादियों का उपहार। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि एकेश्वरवाद के समर्थक कौन हैं, तो राजा राम मोहन राय ने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है, एकेश्वरवादियों का उपहार, यानी जो एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं उनका उपहार। ये जो पुस्तक है वो मूलतः फारसी भाषा में लिखी गई है। मैंने यहाँ एरो का चिन्ह भी बनाया है। तो यहाँ पर दोनों नाम मैंने इसीलिए लिखे हैं, पुस्तक एक है, नाम दो है, क्योंकि हिंदी के नाम से पूछा जाता है तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा एकेश्वरवादियों का उपहार। और जो मूल जो इन्होंने पुस्तक लिखी वो फारसी भाषा में है और उसका जो फारसी नाम है पुस्तक का वो है तोहफात उल मुहिद्दीन। तो तोहफात का मतलब होता है उपहार और उल मुहिद्दीन का अर्थ है एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानने वाले। तो ये एक ही पुस्तक के नाम है दोनों। दूसरे इनकी जो प्रमुख जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। मंजारतुल अदियान ये पुस्तक है, विभिन्न धर्मों पर लिखित पुस्तक है और ये जो पुस्तक है वो भी फारसी भाषा में लिखी गई है। तो मंजारतुल अदियान पुस्तक की एक विशेषता है कि विभिन्न धर्मों पर, यानी सभी धर्मों में जो अंधविश्वास हैं उनके बारे में और सभी धर्मों के जो तथ्य हैं, सभी धर्मों के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है। और जो राजा राम मोहन राय का जो सर्वाधिक जो उपलब्धि रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, वो रही है सामाजिक कुरीतियों को मिटाना, जिसमें सबसे प्रसिद्ध एक सामाजिक कुरीति थी तत्कालीन समाज की, वो थी सती प्रथा। तो सती प्रथा का जिक्र भी मंजारतुल अदियान में किया गया है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि विभिन्न धर्मों पर राजा राम मोहन राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा मंजारतुल अदियान। या फिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं लिखी गई है, या कौन कौन सी पुस्तकें राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई हैं। और फिर नीचे कूट चयन से वो पूछ सकता है ए, सी, डी, सी, डी, ओनली बी। तो इस तरह से कूटों में भी इस प्रश्न को रखा जा सकता है। तो हमें हर पुस्तक का नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है मिरात उल अखबार। तो इसके आगे एक अखबार शब्द और है, मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा का पत्र इन्होंने निकाला था। दूसरा पत्र है बंगदूत, ये हिंदी भाषा का पत्र था। तो मिरात उल अखबार और बंगदूत दोनों ही राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाले गए पत्र हैं। एक पत्र फारसी भाषा में इन्होंने निकाला था और दूसरा जो पत्र है वो हिंदी भाषा में इन्होंने निकाला था। तो भाषा भी हमें याद रखनी है, क्योंकि कई बार भाषा से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि मिरात उल अखबार कौन सी भाषा में निकाला गया पत्र था। तो यहाँ से हमारा आंसर यही होगा, फारसी भाषा में। और बंगदूत कौन सी भाषा में निकाला गया था, तो हिंदी भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट है संवाद कौमुदी, एक पत्रिका इन्होंने निकाली थी और इसकी भाषा की बात करें तो ये बंगाली भाषा में पत्रिका निकाली गई थी। 1830 में मुग़ल सम्राट अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो इनके नाम के आगे सबसे आगे है राजा राम मोहन राय। तो जो राजा जो शब्द है, राजा जो उपाधि है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजा की उपाधि मोहन राय को किसके द्वारा प्रदान की गई थी। तो 1830 में जो मुग़ल सम्राट थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय या अकबर सेकंड, उन्होंने ही राय को राजा की उपाधि प्रदान करी थी और उसी के बाद से इनका जो पूरा नाम है वो राजा राम मोहन राय हो गया था। नेक्स्ट हमारा बिंदु है इन्हें आधुनिक भारत के प्रथम सुधारक और अतीत व भविष्य के बीच सेतु के रूप में जाने जाते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने पढ़ा था कि 8 इनके नाम हमने पढ़े थे कि किस किस नामों से इनको जाता है। तो उसी क्रम में 2 चीज़ें यहाँ पर और आई है। तो आधुनिक भारत के प्रथम सुधारक किसे कहा जाता है,
तो आधुनिक भारत के प्रथम सुधारक के रूप में भी राजा राम मोहन राय को ही जाना जाता है। या फिर दूसरी इनके बारे में जो बात है वो ये है कि अतीत और भविष्य, यानी जो भूतकाल है, बीता हुआ समय है, और भविष्य यानी आने वाला जो समय है, उनके बीच सेतु यानी पुल का काम के रूप में किसको जाना जाता है? पुल के रूप में कौन से सामाजिक और धार्मिक जागरण का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को माना जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। भाषाओं की बात करें तो इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें प्रमुख भाषाएं यहाँ पर लिखी हैं। संस्कृत, अरबी, फारसी, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी, बंगाली आदि भाषाओं के ये ज्ञाता थे। इसलिए आपने देखा होगा कि फारसी भाषा में भी इन्होंने पुस्तकें लिखी है, इंग्लिश भाषा में भी इन्होंने पुस्तकें लिखी है, बंगाली में भी इन्होंने एक पत्रिका निकाली है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने विद्वान थे उस समय के, कि इनको कम से कम 8-9 भाषाओं का ज्ञान था। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो समर्थन किया था वो अंग्रेज़ी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था। और जो विज्ञान का जो युग है उसका भी ये प्रबल समर्थक थे कि हमें अंधविश्वासों से दूर रह कर के और वैज्ञानिक युग में हमें जीना चाहिए। और इसी क्रम में इन्होंने अंग्रेजी पाठशालाओं की भी स्थापना की, कॉलेजों की स्थापना भी करी, जिसको हम इसी क्रम में आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो यही है कि राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यहाँ भी हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग दूत की उपाधि प्रदान करी थी। तो ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि 1830 में मुग़ल सम्राट अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि प्रदान करी थी, उसी तरह से इनकी एक उपाधि और है युग दूत। तो सीधा सा प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि युग दूत किसे कहा जाता है? तो यहाँ से भी हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। लेकिन पूरा जो प्रश्न पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उपाधि प्रदान करी थी, तो इसका जवाब हो जाएगा युग दूत नामक उपाधि उनको प्रदान करी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1814-15 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना करी थी। तो यहाँ से दो तरह के प्रश्न बनते हैं कि आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना किसने करी? तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। दूसरा प्रश्न बनता है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना कब की? तो 1814 या 15 में। प्रमुख जो सन है वो 1815 मानी जाती है, तो हमें ऑप्शन देख लेना है। यदि हमारे ऑप्शन में 1814 है तो हमारा आंसर 1814 होगा। यदि 1815 हमारे ऑप्शन में है तो हमें 1815 पे टिक करना है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कई प्रश्न होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि जैसा ऑप्शन में हमारे को आंसर मिल रहा है वही हमारा आंसर होगा। और यदि दोनों ही दे देता है तो फिर आपको यहाँ पर 15 उसको करना है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है, समाचार चंद्रिका नामक समाचार पत्र में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। तो एक पत्र ये निकाला करते थे जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। तो सीधा सा भी प्रश्न बन सकता है कि समाचार चंद्रिका किसके द्वारा निकाला गया पत्र था? तो राजा राम मोहन राय। या फिर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध और सती प्रथा के विरोध का प्रचार प्रसार कौन से समाचार पत्र के माध्यम से किया? तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा समाचार चंद्रिका के माध्यम से। 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ की? कलकत्ता में। या फिर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में कौन से कॉलेज की स्थापना करी? हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। तीसरा प्रश्न बनता है किसके सहयोग से या किसके साथ मिलकर करी थी? डेविड हेयर के साथ मिलकर करी थी। या फिर कब करी थी? तो 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। तो तीनों चारों प्रश्नों को आपको हर तरीके से इनको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है, 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी।
तो जैसे हिंदू कॉलेज की स्थापना करी वैसे ही 1825 में चल कर के और राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ही कौन से कॉलेज की स्थापना करी थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी थी। 1828 की बात करें तो 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और सबसे पहले तो 1828 में इसको ब्रह्म सभा कहा जाता था, ब्रह्म सभा। तो ब्रह्म सभा की इन्होंने स्थापना करी थी। बाद में इसी ब्रह्म समाज को किस नाम से जाना जाने लगा? ब्रह्म समाज के नाम से। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि प्रश्न पूछे कि ब्रह्म सभा की स्थापना किसने करी तो भी हमारा आंसर यही होगा, राजा राम मोहन राय। कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि राजा राम मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और आप दूसरे व्यक्ति पर टिक लगा करके और उस आंसर को कर देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज दोनों राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्थापित की गई थी। ब्रह्म समाज का ही आगे चल करके और ब्रह्म समाज नाम हुआ था। तो कब करी थी इसकी स्थापना? 1828 में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। देवेंद्रनाथ टैगोर की हम बात करें तो इनके जो सबसे बड़े सहायक थे और सबसे बड़े जो अनुयायी थे राजा राम मोहन राय के, वो देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्रगीत के जो रचयिता हैं, राष्ट्रगान के, रविंद्रनाथ टैगोर उनके पिता हैं। तो 1843 में इनकी मृत्यु के बाद राजा राम मोहन राय के यहाँ से चले जाने के बाद ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित होकर के 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। तो इन्हीं से रिलेटेड व्यक्ति हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पर शामिल किया है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। कब करी थी? 1839 में। और ऊपर वाले पॉइंट में प्रश्न बनता है कि ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया था? तो 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ये कार्य किया था। नेक्स्ट हमारा बिंदु है ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को केशव चंद्र सेन ने बढ़ाया था। तो पुनर्जीवित तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और लोकप्रियता को बढ़ाने का जो कार्य है वो किसने किया था? केशव चंद्र ने। और इसी तरह से आगे चल कर के दोनों में मतभेद भी होते हैं और ब्रह्म समाज भी दो टुकड़ों में बंट जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि केशव चंद्र और देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों ने ही ब्रह्म समाज के लिए कार्य किया था, लेकिन दोनों के विचारों में आपसी मतभेद होने के कारण आगे चल करके जो ब्रह्म समाज है वो कितने भागों में बंट गया था? दो भागों में। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बहुत ही मोस्ट पॉइंट है जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ समाचार पत्र और एक पुस्तक के संदर्भ में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से दिसंबर 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पास करवाया। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि समाज में व्याप्त जो सती प्रथा नामक जो कुप्रथा थी उसके लिए इन्होंने कानून बनवाया था। और किसके माध्यम से बनवाया था? विलियम बेंटिंक। तो दोनों नाम याद रखना है। विलियम बेंटिंक के सहयोग से इस कानून को पास करवाया था। और सन और महीने की बात करें तो दिसंबर 1829 में इस कानून का निर्माण, इस कानून को पास करवाया गया था। और न केवल इन्होंने कानून बनाया बल्कि जो इनकी जो पुस्तकें थी उनके माध्यम से भी हमने बताया था कि इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह आदि जो कुरीतियाँ थी, बहुदेववाद, उनका प्रबल इन्होंने विरोध किया था और लोगों में जागरण लाने का, जागृति लाने का इन्होंने प्रयास किया था। अगला बिंदु है अपने खर्चे पर कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी थी। तो जब मैंने भाषाओं के पॉइंट में आपसे बात करी थी तो ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक अंग्रेजी भाषा के प्रबल समर्थक थे? तो भी हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और इसी समर्थन के क्रम में इन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी थी और उसका जो सारा खर्च था वो स्वयं के स्तर पर था। अंग्रेज़ों से या सरकार से इनको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती थी। और इसी तरह से यहाँ से प्रश्न बनता है कि कलकत्ता में स्थापित जो अंग्रेजी स्कूल है वो एक ऐसा पहला विद्यालय है जो भारतीयों के द्वारा अपने खर्चे पर चलाया गया था। तो पहले स्कूल का दर्जा भी इसी अंग्रेजी स्कूल को दिया गया था।
अब एक कथन है इनसे संबंधित, और ये जो कथन कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर ने इनके बारे में एक पंक्ति कही है कि राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। तो ये विश्ववाद की बात करते थे, एक राष्ट्रवाद की बात इनके विचारों में नहीं कहीं पर दिखती है, पूरे विश्व की ये बात करते थे। तो विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता रामधारी सिंह दिनकर ने किसे कहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और संपूर्ण संसार में एकमात्र व्यक्ति केवल और केवल रामधारी सिंह दिनकर ने किसको बताया है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट बिंदु है, इन्होंने अंग्रेजी में ब्रह्मणिकल मैगजीन प्रकाशित की। तो ब्रह्मणिकल मैगजीन किसने प्रकाशित की? राजा राम मोहन राय ने। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट बिंदु है 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय का ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन हुआ, और 1833 में इनका इंग्लैंड में निधन हो जाता है। इसी के साथ जो एक महान समाज सुधारक थे, जिसको हम अग्रदूत और प्रमुख नेता, वर्तमान भारतीय के जनक आदि कई नामों से इनको जानते थे, उस युग का 27 सितंबर 1833 को समाप्ति हो जाती है। अब ऊपर हमने पढ़ा था कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत हैं। कई बार जो तथ्यात्मक प्रश्न हैं, कूट चयन वाले प्रश्न हैं, उनमें इनको शामिल कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है, या कौन से सिद्धांत ब्रह्म समाज से संबंधित है। तो सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत है ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। तो इन्होंने ईश्वर को ही संसार का निर्माण करता माना है, और ईश्वर को इन्होंने एक माना है। नेक्स्ट इनका सिद्धांत रहा है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। मनुष्यों को अहिंसा अपनानी चाहिए। और चौथा इनका जो सिद्धांत था वो था कि सभी मानव समान है। ब्रह्म समाज के उद्देश्यों की बात करें तो ब्रह्म समाज का पहला उद्देश्य था हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना। दूसरा था एकेश्वरवाद पर बल देना। नेक्स्ट था सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। ये इनके उद्देश्य थे। ब्रह्म समाज के कार्यों की हम बात करें तो कार्य था उपनिषद और वेदों की महत्ता को सबके सामने लाया जाए, समाज में व्याप्त सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष। तो राजा राम मोहन राय ने सभी प्रकार की जो कुप्रथाएं थी, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सभी का घोर विरोध किया था, और ब्रह्म समाज के कार्यों में इसको प्रमुख स्थान दिया गया था। किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के हित में बोलना, उनके हितों में कार्य करना। और नेक्स्ट इनका कार्य था पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश करना। तो न केवल इन्होंने भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार किया, लोगों के सामने उपस्थित किया, बल्कि पाश्चात्य दर्शन के जो बेहतरीन जो तत्व थे, जिनसे जीवन को निखारा जा सकता था, जिनसे कुरीतियों को, अंधविश्वासों को मिटाया जा सकता था, उनको अपनाने की कोशिश करना भी ब्रह्म समाज के प्रमुख कार्यों में शामिल किया गया था। तो आज के वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में कंप्लीट जो जानकारी है वो प्राप्त करी है। इसी क्रम में हम आगे जो हमारे दो जो समाज सुधारक हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में भी हम इसी तरह से चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पिछली परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों के साथ आपके सामने दूसरे पार्ट को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।